MPS 3 भारत लोकतंत्र और विकास, पेपर 2021 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। केंद्र और राज्य, हमने पढ़ा था केंद्र अलग होता है, राज्य अलग होता है। केंद्र पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, राज्य किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके बीच में जो तनाव है वो किस वजह से होते हैं? स्ट्रेस, उनके बीच में तनाव, स्ट्रेस, मतभेद किस तरीके से होते हैं? अब आंसर है केंद्र व राज्य संबंधों में तनाव के कारण। क्या कारण है इसके? केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने में दलीय प्रणाली व या स्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दलीय प्रणाली मतलब अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, बहुत जल्दी दल, अलग अलग दल बन जाते हैं, तो उनकी वजह से इनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में। जब तक केंद्र व राज्यों में एक ही दल की सरकारें रहीं, केंद्र राज्य संबंध मधुर रहे। मतलब क्या होता है, किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन गई, किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार बन गई, और किसी स्टेट में आम आदमी की सरकार बन गई। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, और मुंबई में चले जाओगे तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और आगे गुजरात भी और यूपी साइड जाओगे वहाँ बीजेपी की सरकार है। मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग, तो ये अलग अलग दल के हैं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये एक दूसरे के कामों में अड़चन डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है। अगर एक ही दल की सरकार, मान लो पूरे केंद्र के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बन जाए, हर राज्य में बीजेपी ही रहे, तो उनके संबंध क्या होंगे, मधुर रहेंगे। वो एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, वो काम मिलकर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अलग अलग दल होने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में मतभेद होता है। जब भी केंद्र व राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें रही, केंद्र व राज्य संबंधों में संघर्ष व तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। 1967 के बाद यह स्थिति कायम नहीं रही, वह राज्यों में अन्य दलों ने सत्ता हासिल की। 1967 के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बन गई, जिस कारण केंद्र व राज्य संबंधों में तनाव के कारण उत्पन्न हो गए, स्ट्रेस हो गया उनके बीच में। केंद्र व राज्य संबंधों में तनाव के कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है? पहला, तनाव के संवैधानिक कारण। तनाव के संवैधानिक कारण वो क्या होते हैं? समय समय पर केंद्र व राज्यों में उभरने वाले संवैधानिक कारण निम्न है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में अधिक है। जो ज्यादा पावर है वो किसके पास रहती है? केंद्र के पास रहती है, ठीक है। कोई भी राज्य सरकार अगर कोई डिसीजन लेना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, तो उसे केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा पावर केंद्र के पास ही रहती है। संघ सूची व समवर्ती सूची में केंद्रीय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को इतने अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कि राज्यों की स्वायत्तता पर काफी हद तक आंच आ जाती है। मतलब राज्य, जो राज्य के सीएम होते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं। जैसे बार बार केजरीवाल कहता है दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, मेरे अंडर कर दो, ठीक है। तो ये चीज उनकी लिए अच्छी नहीं रहती, तो उनकी स्वायत्तता पर आंच आती है। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त राजमन्नार समिति ने भी सिफारिश की थी कि संघ सूची व समवर्ती सूची में से कुछ शक्तियां निकालकर राज्य सूची में डाल देनी चाहिए। मतलब कुछ शक्तियां केंद्र से लेकर राज्य सरकार को दे देनी चाहिए, ताकि वो इंडिविजुअली डिसीजन ले सकें। राज्य मंत्रिमंडल प्राय यह अनुभव करते हैं कि उनकी विधायी व प्रशासनिक शक्तियां इतनी सीमित हैं कि उन्हें अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है। मतलब कोई भी निर्णय लेने के लिए केंद्र के डिसीजन का इंतजार करना पड़ता है। केंद्र मान्य करेगा तभी वो डिसीजन ले सकते हैं। जब केंद्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार हो तो समस्या प्रबल नहीं हो पाती। जब हर जगह बीजेपी की सरकार, तो उनको आसानी से परमिशन मिल जाती है। लेकिन विपरीत अवस्था में तनाव प्राय बढ़ जाता है। जब अलग अलग दलों की सरकार होती है तो वे एक दूसरे के डिसीजन को डिनाई करने लगते हैं, एक दूसरे के डिसीजन के बारे में मतलब उसकी बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र जिन राज्यों से अप्रसन्न होता है उनके साथ राजस्व वितरण या सहायता देने में पक्षपात करता है, सब्सिडी वगैरह देने में उसे पक्षपात करता है। उदाहरणार्थ बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि का यही आरोप रहा है कि सरकार उन्हें संग्रहित राजस्व का पूर्ण भाग नहीं देती। मतलब जितना राजस्व वो इकट्ठा करती है, जितना टैक्स वो इकट्ठा करती है, उसका पूरा हिस्सा राज्य सरकारों को नहीं मिलता। और केंद्रीय सरकार की भी शिकायत रही कि कुछ राज्य सरकारें संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करती है, मतलब संविधान ने जो उन्हें शक्तियां दी हैं उसका प्रयोग वो इस प्रकार करती हैं कि केंद्रीय सरकार की सामाजिक न्याय और प्रगतिशील नीतियों, जो समाज के भले के लिए जो नीतियां बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है
गलत तरीके से करती है राज्य सरकारें, जिसकी वजह से समाज के अंदर न्याय और प्रगतिशील नीतियां सफर करती हैं। अब सेकंड है तनाव के व्यवहारिक कारण। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के लिए व्यवहारिक कारण भी उत्तरदायी रहे हैं, जिनका वर्णन निम्न है। केंद्र व राज्य संबंधों की प्रकृति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्र या राज्य सरकारें एक दूसरे के प्रति कितना कठोर व लचीला रुख रख सकते हैं। मतलब उनका जो व्यवहारिक डिसीजन है, मतलब व्यवहारिक कारण इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो कितने लचीले हैं या फिर कितने कठोर है। लचीले मतलब वो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं या नहीं ढाल पाते। ठीक है, दोनों ही सरकारों के आचरण पक्ष पर केंद्र राज्य संबंधों का स्वरूप निर्भर करता है। कोई नया कारखाना खोलने या बिजली व सिंचाई के लिए पानी के विभाजन के प्रश्नों पर यदा कदा तनाव पैदा होता है। यदा कदा मतलब कभी कभी तनाव पैदा हो जाता है। नदियों के पानी के बंटवारे के प्रश्न पर विवाद उग्र रूप धारण कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, नदियों के पानी के बंटवारे पर भी बहस हो जाती है, विवाद हो जाता है, जिससे जो एक उग्र रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं। कुछ राज्य सरकारों का आरोप रहा है कि उन्हें आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में केंद्र सरकार का समुचित सहयोग नहीं मिलता। मतलब वो अपने आर्थिक विकास के लिए जो उन्हें पूंजी चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, वो केंद्र सरकारें उन्हें नहीं देती हैं, उनका सहयोग उन्हें नहीं मिलता। उसका उदाहरण है केरल सरकार प्राय इस प्रकार की शिकायत करती रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भी केरल के औद्योगिक विकास के प्रति केंद्रीय सरकार उदासीन रही है। मतलब जो केरल है वो शिक्षा के मामले में सबसे आगे है, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पा रही, क्योंकि केंद्र सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। इस वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पा रही। थर्ड है तनाव के राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस। वो क्या है? केंद्र व राज्य केंद्रीय सरकारें राजनीतिक रूप से भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। मतलब एक दूसरे पर वो इल्जाम लगाते रहते हैं, जिसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कितनी ही बार एक दूसरे पर संकीर्ण दलबंदी की भावना के आरोप लगाए जाते हैं। दलबंदी मतलब वो ग्रुप्स बना लेते हैं अपने पक्ष में, और उससे क्या होते हैं, वो आंदोलन करते हैं, तो ऐसे आरोप उन पे लगते हैं। केंद्र में कांग्रेसी शासन के समय जब भी प्राय यही आरोप रहा है कि केंद्र राज्य सरकार को गिराने या नीचा दिखाने को प्रयत्नशील है। मतलब राज्य सरकार ये आरोप लगाती है कि जो केंद्र है वो राज्य सरकारों को गिराना चाहती हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। दूसरी ओर केंद्र का यह आरोप रहा है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ असहयोग की राजनीति खेल रही है। उनके अकॉर्डिंग जो राज्य सरकारें हैं वो उनको सहयोग नहीं कर रही हैं। ठीक है, जैसे अब पूरे केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, अब केजरीवाल उसके खिलाफ ही बोलता जा रहा है, उनको काम ही नहीं करने देते, तो वो क्या है, राज्य सरकार उसके खिलाफ चल रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ चल रही है। तो केंद्र सरकारों को यह आरोप है। पर कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय सांप्रदायिक भावनाओं की मदद से जनता में लोकप्रिय होना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो सरकार में भी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, वो लोगों में धर्म के नाम पर उनको भड़काना शुरू करते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवा देते हैं और उनके बीच में लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं, पॉपुलर होने की कोशिश करते रहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। जैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब कांग्रेस क्या करती है, इन दोनों के बीच में फूट डालती है, वो इन दोनों के बीच में तनाव पैदा करते हैं ताकि उसका फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये चल रहा है इसमें। क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के लिए केंद्र व राज्य के बीच में भी तनाव पैदा कर देते हैं। कुछ वामपंथी दल, वामपंथी मतलब जो धर्म के नाम पर बने हुए हैं, जिनकी लोकप्रिय कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, जो मतलब कुछ क्षेत्रों में, जैसे बजरंग दल है, वो खाली मुंबई में ही फेमस है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो वो वामपंथी दल है। एक तरह से निर्वाचन नीति के रूप में भी केंद्र के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ पॉलिटिकल प्रचार करना शुरू कर देते हैं। केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने संबंधी कुछ सुझाव राज्य संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिक टीकाकारों, समीक्षकों, विरोधी दलों, गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों द्वारा राज्य केंद्र मतभेदों को दूर करने की दिशा में मुख्यतः निम्न सुझाव दिए। अब कुछ दलों ने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य के बीच में जो मतभेद है उसको खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। वो सुझाव क्या है? पहला सुझाव है
भारतीय संविधान स्वरूप में संघात्मक किंतु आत्मा से एकात्मक है। भारतीय संविधान जो है संघात्मक है, मतलब ग्रुप से मिलकर बनता है, लेकिन वो आत्मा से एकात्मक है, मतलब पूरे देश की एक आत्मा है। वो संविधान जो है पूरे देश की एक ही आत्मा है, ठीक है। अतः उसे आत्मा से भी संघात्मक बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि समवर्ती सूची में कुछ विषयों को राजनीतिक सूची में शामिल किया जाए। समवर्ती सूची क्या होती है? जो केंद्र के पास पावर है सारी, तो उनका कहना है कि कुछ पावर्स राज्य सरकारों को दे देनी चाहिए ताकि वो क्विक डिसीजंस ले सकें, ठीक है, अपने भले के लिए कुछ अच्छे डिसीजन ले सके। इससे क्या होगा? संविधान और राज्य और केंद्र के बीच का जो तनाव है वो कम हो जाएगा। दूसरा है, राज्यों को कुछ लचीले वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएं ताकि उनकी आय बढ़ सके। मतलब कुछ उन्हें ऐसे सोर्सेज दिए जाने चाहिए जिससे उनका फाइनेंशियल इनकम उनकी बढ़ जाए, ठीक है, उनकी आय बढ़े। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना शेष है। तीसरा है, वित्त आयोग को स्थायी संस्था के रूप में परिवर्तित किया जाए। वित्त आयोग जो है उसे स्थायी संस्था बना दिया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। इस आयोग का परामर्श केंद्र के लिए बंधनकारी होना चाहिए। मतलब जो केंद्र है उसके ऊपर भी किसी न किसी का कंट्रोल होना चाहिए, तो वो वित्त आयोग का उसके ऊपर कंट्रोल हो ताकि वो भी कंट्रोल में रह सके। फोर्थ है, नीति आयोग को स्वायत्त संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। नीति आयोग जो नियम वगैरह बनाते हैं उन्हें संवैधानिक स्तर पर वो बनाए। पांचवा है, अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जाए। मतलब एक ऐसे परिषद की स्थापना की जाए जो हर राज्य के बारे में सोचे, जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करे, और वो जो संस्था होगी वो राष्ट्रपति को एडवाइस दे, ठीक है। छठा है, केंद्र राज्य सूची के विषयों में कतई हस्तक्षेप ना करे। जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार के डिसीजन में वो हस्तक्षेप ना करे, उसमें अपनी टांग ना अड़ाए। राज्य सूची के विषयों संबंधी कार्यक्रम लागू करने व उन पर धन व्यय करने आदि का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर रहे। अगर कोई राज्य सरकार अपने राज्य में कोई चीज करना चाह रही है, कि कोई भी काम कर रही है, तो उसका पूरा डिसीजन राज्य सरकार ले, केंद्र उसमें अड़चन ना डाले, ठीक है, उनके कामों में वो दखलंदाजी ना करे। इससे क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का जो तनाव होगा वो कम होगा।